नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। कल 9 मई है और करीब 2.5 महीने से चल रहे युद्ध के बीच रूस कल विक्ट्री डे मनाने की तैयारी कर रहा है। उसने यूक्रेन पर हमले और भी तेज कर दिए हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ हमदर्दी दिखाने के लिए यूक्रेन में दुनिया के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन भी यूक्रेन पहुंच गई हैं। यूक्रेन के उज़होरोड शहर में जिल बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना से मुलाकात की है। दोनों की गले मिलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दोनों देश की फर्स्ट लेडी की मुलाकात जिस उज़होरोड शहर में हुई है वो पश्चिमी यूक्रेन में आता है, जहां पर रूस के हमले अब भी जारी हैं। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन के इरपिन शहर पहुंच गए हैं। जर्मनी की संसद के स्पीकर बारबेल बाज भी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं और ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर निकले हैं। दुनिया के बड़े नेताओं का यूक्रेन में जमावड़ा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ घेराबंदी का ये नया चैप्टर है। रूस के राष्ट्रपति इस घेराबंदी से चिढ़कर हमले और तेज कर सकते हैं। तो 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, कैसे दुनिया के जो बड़े देश हैं उनके बड़े नेता इस वक्त यूक्रेन पहुंचे हुए हैं और एक तरीके से यूक्रेन के समर्थन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। ज़ेलेंस्की की पत्नी से मिली हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन। तस्वीरें आपके सामने हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो भी इरपिन में मौजूद हैं। जर्मन स्पीकर भी यूक्रेन में। पुतिन के खिलाफ ये मोर्चाबंदी है। तो आपको बता दें कि कल 9 मई रूस का विक्ट्री डे और रूस विक्ट्री डे मनाने की तैयारी कर रहा है। उससे पहले उसने हमले भी तेज कर दिए, लेकिन किस तरह से कई बड़े देश यूक्रेन के साथ आए हैं। यूक्रेन पहुंचकर उन्होंने अपना समर्थन और साथ ही यूक्रेन देश के साथ होने की जो बात कही है वो एक मैसेज पहुंचाएगी जाहिर तौर पर रूस को। अब देखना होगा कि रूस इस घेराबंदी के बाद किस तरह से क्या अगला उसका एक्शन होता है, उसकी रणनीति क्या किसी तरीके से बदलती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और सीधे फिलहाल रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे साथ वहां से मेरे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, एक तरफ तो कल विक्ट्री डे मनाने की तैयारी में है रूस, हमले भी लगातार उसके जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक घेराबंदी की कोशिश और एक सख्त मैसेज देने की कोशिश दुनिया की भी है और इसीलिए कई देशों के जो बड़े नेता हैं वो यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर सही कहा आपने। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 9 तारीख को लेकर यूक्रेन भी बहुत चिंतित है, पूरी दुनिया चिंतित है, साथ ही साथ रूस बहुत ही बड़े व्यापक पैमाने पर अपना विक्ट्री डे मनाने जा रहा है और ऐसी जानकारी है कि रूस इसे बहुत ही बड़े तौर पर पूरी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करेगा, अपने हथियारों का नुमाइश करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के साथ में दुनिया के बहुत बड़े देश खड़े हैं, विशेष तौर पर यूरोपीय देश और साथ ही साथ अमेरिका। जिल बाइडेन का यूक्रेन में अचानक आना ये बहुत बड़ा मैसेज देता है, वो भी खास करके जब अभी 24 घंटे भी नहीं बचे हैं रूस की विक्ट्री डे परेड शुरू होने में या रूस की विक्ट्री डे को। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि इस युद्ध में यूक्रेन बिल्कुल अकेला नहीं है और यही वजह है कि आज युद्ध को 75 दिन हो गए हैं और यूक्रेन मजबूती से लड़ रहा है और यूक्रेन अधिकतर इलाकों में बड़ी मजबूती से अपने पक्ष को रख रहा है, सेना के जरिए जवाब दे रहा है। उसकी वजह यही है कि जो यूरोपीय देशों का समर्थन है, अमेरिकी देशों का समर्थन है, वो यूक्रेन को आज मिल रहा है। जिल बाइडेन का आना एक बहुत बड़ा मैसेज है, सीधा संदेश है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज से 2 महीने पहले फरवरी में स्थिति अलग थी। फरवरी में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर समर्थन कोई देश नहीं दे रहा था, लेकिन जब यूरोपीय देशों और वेस्टर्न देशों ने, पश्चिमी देशों ने ये देखा अमेरिका सहित कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो बड़ी मजबूती से अपने देश के साथ खड़े हुए हैं, लोग मजबूती से खड़े हैं और रूस को टक्कर दे रहे हैं, तो क्यों ना इनका साथ दिया जाए। और इसीलिए ये साथ न केवल हथियारों के जरिए दिया जा रहा है, आर्थिक के रूप में दिया जा रहा है, बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके से जो नेता, खास करके जो संदेश देना है, नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बड़े देशों के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है रूस के लिए और पूरी दुनिया के लिए कि यूक्रेन इस युद्ध में अकेला नहीं है। अब ये युद्ध
कहने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अन्य देशों का भी योगदान है, जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन का बीच जो जंग है वो खिंचता ही चला जा रहा है। और इसीलिए बड़े नेता जो है हमें नजर आ रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि बोरिस जॉनसन जैसे पीएम ब्रिटेन के वो पूरे जेलेंस्की के साथ में यूक्रेन कीव की सड़कों पर नजर आए थे। और अब हम देख रहे हैं कि जिल बाइडेन का ना निश्चित तौर पर संदेश है कि रूस को कि इस मामले में वो यूक्रेन को बिल्कुल भी कमजोर और अकेला ना समझे। जी, लेकिन मृत्युंजय, आपको भी याद होगा कि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और कई देशों ने इस पर जब अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, उस दौरान रूस ने साफ साफ और तल्ख तेवर दिखाते हुए कह दिया था कि जो भी बीच में आएगा या फिर जो भी यूक्रेन का समर्थन दिखाएगा उसको भी इसका अंजाम भुगतना होगा। अब ऐसे में एक बार फिर से कोशिश हो रही है कि रूस को किसी तरीके से घेरा जाए, उसे एक मैसेज दिया जाए कि दुनिया इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ी है। तो बौखलाएगा तो रूस अब भी, और जाहिर है कि इसकी कोई ना कोई इसकी प्रतिक्रिया उसकी तरफ से मिल सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल देखिए, रूस ने एक बात और कही थी, ये बात उन्होंने कहा है कि 9 तारीख को युद्ध समाप्त होगा, इस गलतफहमी में कोई ना रहे। और 9 तारीख को कोई बहुत व्यापक भी होगा, इसका भी हालांकि साफ तौर पर रूस ने ये इस पर अपना जो भूमिका स्पष्ट नहीं की है। लेकिन जो हम देख पा रहे हैं कि रूस बहुत ही आक्रामक तेवर रख रहा है, पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है यूरोपीय देशों की और वेस्टर्न अमेरिका की, क्योंकि शुरुआत में जो निश्चित तौर पर रूस ने ये कहा था कि जो उनसे टकराएगा वो रूस से दुश्मनी मोल लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस प्रकार से यूक्रेन को समर्थन मिल रहा है। पहले तो आर्थिक तौर पर पैसे दिए गए, पूरे दुनिया भर से समर्थन मिल रहे हैं। जो यहाँ की जनता है उसको यूरोपीय देशों का बहुत समर्थन मिल रहा है। यहाँ के जनता को जो अन्य यूरोपीय देश है वो अपने यहाँ पे बहुत दिल से स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद में हथियार, पहले 2 चीजें हैं। पहले तो जब शुरुआत हुआ युद्ध का तो बहुत ही ऑफेंसिव हथियार दिए गए थे कि आप डिफेंसिव हथियार दिए गए थे कि आप अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार के हथियार लीजिए। लेकिन अब जो है वो ऑफेंसिव हथियार दिए जा रहे हैं कि अब आप सिर्फ बचिए मत, रूस पर हमला कीजिए। और ये हथियार आ रहे हैं तुर्की से, ये हथियार आ रहे हैं यूरोपीय देश से, अमेरिका से। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर संदेश दिया गया है कि रूस को भी जवाब मिलेगा। और भले ही रूस धमकी दिए, पर इस पर क्या एक्शन या फिर इसका रिएक्शन क्या हो सकता है ये फिलहाल देखना होगा। शुक्रिया आपका मृत्युंजय फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो देखिए, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आगे आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एबीपी न्यूज ने जो खबर दिखाई उसका कैसे असर हुआ। बिहार की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा बीपीएससी की नींद खुल गई है। एबीपी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। अब बीपीएससी ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। प्राइवेट रूम में पेपर लिया जा रहा था। ये देखिए, यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है। ये बिहार के आरा में मौजूद कुंवर सिंह कॉलेज है। आज यहाँ बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली थी, लेकिन जब छात्र पेपर देने के लिए अपनी जगह बैठे तो काफी देर तक इन्हें पर्चा ही नहीं मिला। यहाँ पे बैग पूरा बच्चे ऊपर तक ले जा रहे हैं, क्लास के बाहर तक। फिर ये हुआ कि आधे घंटे एग्जाम लेट हो गया। अब बच्चों को लग रहा है कि नीचे शायद पेपर लीक हो गया। अब सब लोगों ने अपना अपना फोन निकाला और नीचे आए तो नीचे पर्चे बढ़ चुके थे। सब हो रहा था, नीचे दरवाजे बंद थे क्लास के। गूगल पे सर्च किया जा रहा था और गूगल पे सर्च किया जा रहा था। हम लोग का क्लास में बोला गया कि अब आपको पेपर भी लेट मिलेगा, 15 मिनट बाद मिलेगा। हम लोग और सब लोग देखे कि हम लोग पूछने गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 2 क्लास में पेपर चल रहा था। इस देरी से नाराज छात्र छात्राएं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई। देखिए, कुछ यहाँ पे बात सामने आई है कि परीक्षा में कोई समस्या हुई है। सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई इशू हुआ है वो अपना लिखित आवेदन दे दें। सभी कंपाइल करके हम जिला से हम लोग बीपीएससी को देंगे। अंतिम जो निर्णय होगा आयोग की तरफ से लिया जाएगा, उसके हिसाब से सभी बच्चों को या जो भी कैंडिडेट्स उनको बता दिया जाएगा। इसी शोरगुल के दौरान छात्रों को पता चला कि 2 कमरे में बैठकर कुछ छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इनके पास पहले से ही पर्चा पहुंच चुका है। छात्रों ने इसका वीडियो भी बनाया। यहाँ के डीएम से अनुरोध करूंगा कि इस कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। मेरे पास वीडियो है, मैंने लाइव ऑन रिकॉर्ड भी किया। 2 रूम पे विथ क्लोज डोर, विंडो भी क्लोज था। हम लोगों ने देखा कि सारे बच्चे भरे पड़े थे, पहले से 12 से पहले से पेपर दे रहे थे। उन लोगों के पास पेपर था विथ प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, कंसर्न ऑफिसर जो यहाँ के हैं। हम लोग के बायकॉट करने पे उन्होंने फिजिकली हम लोग को हैरास भी किया। ये पुलिस प्रशासन की निगरानी में हुआ। उनको पता है, उनको पता नहीं कि 12 से पहले 2 रूम में एग्जाम लिया जा रहा है। उनको नहीं पता है।
ये देखिए क्वेश्चन पेपर। आरोप ये भी लगे कि ये प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर पहले ही लीक हो चुका। इसके बाद बिहार में कई एग्जामिनेशन सेंटर से हंगामे की खबरें आईं। एबीपी न्यूज ने जब छात्रों के भविष्य के साथ हुए इस खिलवाड़ की खबर दिखाई तो बिहार लोक सेवा आयोग हरकत में आया। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है। अभी पता चला, अभी पता चला, अभी जाएंगे तो हम अभी पूछताछ करेंगे। पहले 3 सदस्यों वाली कमेटी को जांच के आदेश दिए गए और फिर शाम होते होते पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी गई। यही नहीं, बिहार लोक सेवा आयोग ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर साइबर सेल में पर्ची लीक कराने की जांच की मांग की है। इधर झारखंड में कैश कांड पर घमासान मचा हुआ है। अब सामने आई है काली डायरी, जिससे बड़े बड़े नेताओं की नींदें उड़ने वाली हैं। झारखंड कैश कांड में बड़े बड़ों पर गाज। डायरी खोलेगी सफेद पोशों के राज। काली कमाई का असली कुबेर कौन? इन्हीं सवाल के जवाब के लिए ईडी की टीम रांची में झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और इनके गिरफ्तार सीए सुमन कुमार को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। सुमन को आज ही ईडी ने 5 दिन के लिए अपने रिमांड में लिया है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई जारी है। इस वक्त हम रांची में ईडी के जोनल ऑफिस के बाहर खड़े हैं। अंदर पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये रांची का जो है ईडी का जोनल ऑफिस है। ईडी ने यहाँ पर बुलाया है अभिषेक झा को, जो पूजा सिंघल के हस्बैंड हैं, और उनसे अंदर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीए सुमन कुमार अपने घर में मिले 19 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी का सही हिसाब नहीं दे रहे हैं। ईडी को शक है कि इन पैसों के तार पूजा सिंघल से जुड़े हैं, जिन पर अवैध खनन से लेकर मनरेगा तक में घोटाले का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम को पूजा सिंघल के घर से एक डायरी भी मिली है, जिसमें कई नेताओं, सरकारी अधिकारियों के नाम हैं। इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी पूजा सिंघल के साथ साथ कई और लोगों को तलब कर सकती है। नकद कैश इतनी मात्रा मिला कि कई मशीनें लगाई गई हैं जो नोट गिनने वाली, इतनी बड़ी मात्रा में जो है उन्होंने खनन माफिया के तौर पर उन्होंने पैसा लूटपाट की थी। लेकिन अगर इसके तार देखे जाएं तो इसके तार सीधे सीधे दिखते हैं कि हेमंत सोरेन, जो जेएम पार्टी के चीफ भी हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका सीधे सीधे इस पे तार जुड़ता है। ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल को भी खंगाला है। सूत्र बताते हैं कि अस्पताल से ईडी को 20 से ज्यादा शेल कंपनियों की जानकारी मिली है, जिसके जरिए काली कमाई को सफेद किया जाता था। अस्पताल से ही अलग अलग जगहों पर 150 करोड़ के निवेश की जानकारी मिली है। क्या सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में ही भ्रष्टाचार है? हम समझते हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहिए। सीधी सी बात है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग तो हो रहा है। क्या केंद्र में बैठे अधिकारी कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है? क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है? ये कहीं न कहीं जो एजेंसियां हैं भारत सरकार की, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता। कैश कांड को लेकर झारखंड की राजनीति भी गरमाई हुई है। पूजा सिंघल के मामले को बीजेपी हेमंत सोरेन से जोड़ रही है। हम दीपक प्रकाश से खुद बात करें। सर, आप लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा ये पूरे प्रदेश में आज सभी जिलों में आक्रोश रैली है, और इसके माध्यम से इस सत्ता में बैठे हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़ी है। इसके खिलाफ जनता की आक्रोश की अभिव्यक्ति हम प्रदर्शित कर रहे हैं। इस सियासी घमासान के बीच ये तय है कि आने वाला वक्त हेमंत सरकार के लिए मुश्किलों से भरा हो सकता है, क्योंकि ईडी जिस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है, वो सीधे सीएम सोरेन को रिपोर्ट करती हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के कानपुर से, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। दमकल की 5 गाड़ियां इस वक्त मौके पर हैं, जो कि आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है।
केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। ये कैसे हुआ है हादसा, आग कैसे लगी, फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।